नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो एजेस ऑफ इंग्लिश से चल रही थी, इंग्लिश पीरियड से संबंधित चल रही थी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था एज ऑफ मिल्टन, जो 1625 से लेकर के 1660 तक चली थी। 1660 के बाद जो एज आती है उसको बोलते हैं एज ऑफ ड्राइडन या फिर रेस्टोरेशन पीरियड, जो सन 1660 से शुरू हुआ था और सन 1700 तक चला था। रेस्टोरेशन को कह सकते हैं पुनर्स्थापना काल। इंग्लैंड के अंदर जो संसद का शासन था उसको हटा करके वापस पुनः राजशाही का शासन है वो शुरू किया गया था, उसमें रेस्टोरेशन उसका हुआ था। इस कारण इस एज को रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों देखिए, एज ऑफ ड्राइडन 1660 से 1700 तक और द रेस्टोरेशन पीरियड। ये ड्राइडन की एज या ड्राइडन का युग जो 1660 से लेकर के 1700 तक था, इसको रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। द एज ऑफ ड्राइडन इज चीफली नोन, द एज ऑफ ड्राइडन, ड्राइडन का युग चीफली नोन मुख्य रूप से जाना जाता है एज द रेस्टोरेशन पीरियड, पुनर्स्थापना काल। क्या होता है? पुनर्स्थापना काल। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ रॉयलिज्म, रॉयलिज्म क्या होता है? राजशाही। क्या होता है? राजशाही, राजवंश की स्थापना। इन द फॉर्म ऑफ चार्ल्स सेकंड इन 1660, कि सन 1660 के अंदर चार्ल्स सेकंड है वो वापिस इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठे थे और इस प्रकार से राजशाही की स्थापना पुनः या एक बार फिर से की गई थी। इसीलिए ड्राइडन के युग को मुख्य रूप से रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, द एज इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि ये युग है, ये एज है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। ड्यू टू मीन्स कारण, द इमेंस इंटरेस्ट। इमेंस क्या होता है? अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। और इंटरेस्ट होती है रुचि, कि अत्यधिक रुचि के कारण भी है। ऑफ द क्लासिक्स, क्लासिक्स क्या होता है? शास्त्रीय। अमोंग द मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स को क्या कहेंगे? विद्वान। क्या कहेंगे? विद्वान। कि जो विद्वान व्यक्ति थे उनके बीच में शास्त्र के प्रति अत्यधिक रुचि के कारण भी ये युग है, ये एज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड हेंस, और इसी कारण द अराइवल ऑफ द नियो क्लासिकिज्म, नियो क्लासिज्म को कह सकते हैं नवशास्त्रवाद। क्या कह सकते हैं? नवशास्त्रवाद। कि इस प्रकार से नवशास्त्रवाद का आगमन हुआ। क्लासिकल एज को, रेस्टोरेशन पीरियड को क्लासिकल एज भी कह सकते हैं और इसको नियो क्लासिकल के नाम से भी जाना जाता है। W.J. लॉन्ग सेज दैट, एक स्कॉलर है, विद्वान व्यक्ति है W.J. लॉन्गर, वो कहते हैं सिंस शेक्सपियर एंड एलिजाबेथन्स वर नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग, कि इस समय तक जो शेक्सपियर था और एलिजाबेथ के जो पोइट्स थे उनके द्वारा जो रचनाएं की गई थी वो अब और अधिक लोकप्रिय नहीं रही थी। लिटरेरी मीन्स विद्वान व्यक्तियों ने बिगिन टू इमिटेट फ्रेंच राइटर्स। इमिटेट क्या होता है? नकल करना। क्या होता है? नकल करना। तो उन्होंने फ्रेंच राइटर्स थे, जो फ्रांस के लेखक थे, कवि थे, उनकी नकल करना शुरू कर दी थी। एडमंड वॉलर एंड सर जॉन डेनहम वर कंसिडर्ड द पायनियर्स ऑफ द सो कॉल्ड क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। पायनियर्स होते हैं मुख्य या अग्रणी। क्या होता है? मुख्य या अग्रणी। सो कॉल्ड को बोलते हैं तथाकथित। क्या होता है? तथाकथित। कि तथाकथित रूप से कहे जाने वाले क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के अंदर एडमंड वॉलर और सर जॉन डेनहम है वो मुख्य व्यक्ति थे, अग्रणी व्यक्ति थे। यानी क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की रचना करने में, उसको लिखने में एडमंड वॉलर और सर जॉन डेनहम है वो अग्रणी व्यक्ति थे, उनका योगदान है वो सर्वाधिक था। नेक्स्ट है चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है? मुख्य विशेषताएं। क्या होता है? मुख्य विशेषताएं। ऑफ द नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री,
कि न्यू क्लासिकल जो पोइट्री थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। पहला है बेस, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, बेस। बेस होता है आधार, क्या होता है, आधार। द बेस ऑफ मोरल स्ट्रेंथ, नैतिक शक्ति का, कि इन कविताओं के अंदर नैतिक शक्ति मुख्य आधार थी। नैतिक शक्ति को, नैतिक भावनाओं पर अधिक जोर दिया गया था, उनको बड़े प्रबलता के साथ उठाया गया था। दूसरा है बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल देन इमोशंस। इंटेलेक्चुअल क्या होता है, बुद्धि, क्या होती है, बुद्धि। बेस्ड ऑन मींस आधारित थी, किस पर, इंटेलेक्ट, बुद्धि पर। देन इमोशंस, इमोशंस को क्या कहेंगे, भावनाएं, भावना, कि ये कविताएं है, ये पोएट्री थी, वो भावनाओं पर आधारित न होकर के बुद्धि पर आधारित थी। थर्ड है रियलिस्टिक, डेडिकेटिक एंड सैटायरिक। रियलिस्टिक क्या होता है, यथार्थवादी, क्या होता है, यथार्थवादी, कि ये यथार्थवादी थी। डेडिकेटेड, समर्पित थी, पूर्ण मनोयोग से लिखी हुई थी। एंड सैटायरिक, सैटायरिक क्या होता है, व्यंग्यात्मक, और ये व्यंग्यात्मक शैली के अंदर लिखी गई थी। यानी न्यू क्लासिकल जो पोएट्री थी वो यथार्थवादी, समर्पित और सैटायरिक थी, व्यंग्यात्मक थी। द ग्रोइंग इंटरेस्ट फॉर हीरोइक कपलेट, न्यू क्लासिकल पोएट्री थी, इसके अंदर हीरोइक कपलेट का सबसे अधिक प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है पांचवी फर्निश्ड स्टाइल। फर्निश्ड स्टाइल को क्या बोल सकते हैं, सजावटी शैली, की ये बहुत ही सजावटी शैली के अंदर लिखी गई थी। कौन सी शैली में, सजावटी शैली, बड़ा अलंकार के साथ, इस अलंकरण बहुत ज्यादा किया गया था। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन द फ्रेंच लिटरेचर एंड क्लासिक्स, कि फ्रांस का जो शास्त्रीय साहित्य था उसके अंदर न्यू क्लासिकल राइटर ने बहुत अधिक रुचि ली थी। वो फ्रेंच लिटरेचर से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपनी कथा विषय वस्तु को फ्रेंच लिटरेचर से ही उठाया था। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी नियो क्लासिकल पोएट्री की, कि जैसे ये मोरल शक्ति से प्रभावित थी, ठीक है, मोरल स्ट्रेंथ से, नैतिकता से प्रभावित थी, भावना के बजाय बुद्धि पर अधिक बल दिया गया था, यथार्थवादी, समर्पित और व्यंग्यात्मक थी। इसके अंदर हीरोइक कपलेट का प्रयोग ज्यादा हुआ था, सजावटी शैली का प्रयोग किया गया था और फ्रेंच साहित्य से प्रभावित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, द पॉलिटिकल सीन्स। पॉलिटिकल सीन क्या होता है, राजनीतिक परिदृश्य, कि इस समय राजनीतिक परिदृश्य कैसा था। इट इज वेरी नेसेसरी, ये बहुत ही आवश्यक है, टू अंडरस्टैंड, समझना, द पॉलिटिकल सीन, राजनीतिक दृश्य, वो कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी क्या होता है, तत्कालीन, क्या होता है, तत्कालीन, उस समय की इंग्लैंड, कि उस समय के इंग्लैंड की तत्कालीन राजनीतिक दृश्य को जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हडसन राइट्स, हडसन ने लिखा है कि The court of Charles II was the most shameless. The court means दरबार, क्या है, दरबार of Charles II, चार्ल्स द्वितीय का, was shameless, most shameless means शर्महीन, शर्मनाक, कि चार्ल्स सेकंड का जो दरबार था वो सबसे ज्यादा शर्मनाक था। The ideals of the Puritanism were thrown into the air. The ideals में से आदर्श, क्या होता है, आदर्श, कि पुरितनवादी जो काल के अंदर जो आदर्श स्थापित किए गए थे उनको थ्रोन इनटू द एयर, हवा में उड़ा दिया गया था, यानी उनको दूर फेंक दिया गया था। हवा में उड़ाना, दूर फेंकना, उनको, उनकी धज्जियां उड़ा दी गई थी। इनकी पुरितनवाद के जो आदर्श थे वो चार्ल्स द्वितीय के दरबार के अंदर उनकी धज्जियां उड़ा दी गई थी। The fashionable manners of the French society which Charles brought with him were followed abundantly. The fashionable manners, fashionable से सजावटी तौर तरीके, दिखाने के तौर तरीके, of the French society,
फ्रांसीसी समाज के, विच चार्ल्स ब्रोट विद हिम, जो चार्ल्स फ्रांस से अपने साथ लेकर के आया था, वर फॉलोवर्ड, उनका अनुसरण किया गया था, अबाउंडली से पर्याप्त मात्रा में, कि फ्रांस पर्याप्त मात्रा में, कि चार्ल्स सेकंड फ्रांस से, जो फ्रांस के समाज की जो तौर तरीके थे वो इंग्लैंड में लेकर के आया, उनको पर्याप्त मात्रा में उनका अनुसरण किया गया। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोटेस्टेंट्स एंड द रोमन कैथोलिक वाज एट इट्स हाइट। द कन्फ्लिक्ट क्या होता है? संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष। बिटवीन द प्रोटेस्टेंट्स एंड द रोमन कैथोलिक, अब एक तरफ तो प्रोटेस्टेंट थे, दूसरे तरफ रोमन कैथोलिक थे, यानी रोम की जो चर्च थी उसको मानने वाले जो कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, उनके बीच में जो संघर्ष था वो चरम बिंदु पर था। एट इट्स हाइट्स, अपने चरम बिंदु पर था, यानी बहुत ज्यादा था। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 शुड आल्सो बी मेंशन्ड हियर, कि 1666 के अंदर लंदन में बहुत भयंकर आग लगी थी, उसका वर्णन भी हमें यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि 1666 है वो एज ऑफ ब्राइडन 1660 से लेकर के 1700 के बीच में ही आता है। द टू पार्टीज विग एंड टोरी, विग एंड टोरी केम इनटू द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्या होता है? अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व। कि उस समय इंग्लैंड के अंदर दो पार्टी, जिसका एक का नाम विग था और दूसरी का टोरी था, वो अस्तित्व में आ चुकी थी, उनका गठन हो चुका था। अब कौन थे? टोरीज वर द सपोर्टर्स ऑफ द किंग एंड रॉयल डिवाइन राइट। टोरीज क्या थे? सपोर्टर्स थे, समर्थक थे, किसके? किंग, राजा के, और एक वहां पर और संस्था थी रॉयल डिवाइन राइट, रॉयल डिवाइन राइट, उसके समर्थक थे कौन? टोरीज। वेराज, जबकि द विग्स सपोर्टेड द पर्सनल फ्रीडम। विग्स ये जो पार्टी थी इसने सपोर्टेड में से समर्थन किया था, इसका पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या होगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। कि जो विग्स थे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, जबकि टोरीज थे वो किंग के और रॉयल डिवाइन राइट के समर्थक थे। As Charles II has no legitimate son, legitimate मीन्स होता है वैध। क्या होता है? वैध, उचित, जायज। जैसा कि चार्ल्स द्वितीय के कोई वैध पुत्र नहीं था, कोई उचित संतान नहीं थी, लीगल संतान नहीं थी। His brother James II became the king of England in 1685। तो 1685 में उसका भाई जेम्स सेकंड है वो इंग्लैंड का राजा बना। कब बना? 1685। ही वाज ए रोमन कैथोलिक, कि वह भी एक रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। एंड एन अनपॉपुलर किंग, और एक अलोकप्रिय राजा था, लोकप्रिय नहीं था, जनता उसे नफरत करती थी। एंड हैज टू फ्ली, फ्ली मीन्स होता है भागना, उसको वहां से भागना पड़ा था। हैज टू फ्ली फ्रॉम इंग्लैंड इन 1688, और 1688 में उसे इंग्लैंड छोड़ करके भागना पड़ा, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाला व्यक्ति था और जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं था, अलोकप्रिय व्यक्ति था, इसलिए उसे 3 साल बाद ही 1685 में वो राजा बना था और 1688 में उसको इंग्लैंड छोड़ करके भागना पड़ा। This incident is known as the Golden or Glorious or the Bloodless Revolution in the history of England। This incident, incident means घटना, ये जो घटना थी वो उसको इंग्लैंड के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के इतिहास में गोल्डन, स्वर्ण, स्वर्ण युग कह सकते हैं, ठीक है, स्वर्ण, ग्लोरियस, शानदार, और ब्लडहीन, रक्त, ब्लडलेस, रक्तहीन, रेवोल्यूशन क्या होता है? क्रांति। क्या होता है? क्रांति। कि इस पीरियड, इस घटना को इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण घटना या फिर शानदार घटना या फिर रक्तहीन क्रांति के नाम से
जाना जाता है, बर्डलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। किस चीज को? जब जेम्स सेकंड अलोकप्रिय होकर के इंग्लैंड से 1688 में भाग गया था, वहां से राजशाही का एक प्रकार से अंत हुआ था, इसलिए इस घटना को इंग्लैंड के इतिहास में रकतहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, द पोइट्री ऑफ द एज, कि इस युग के अंदर कविता लेखन किस प्रकार से, कौन कौन सी कविता लिखी गई, किस प्रकार की इसकी अंदर शैली थी। द चीफ फिगर ऑफ दिस एज इज जॉन ड्राइडन, कि इस एज के अंदर जो मुख्य व्यक्ति है वो जॉन ड्राइडन है। ही है जे बल्क, बल्क मीन्स होता है समूह है, क्या होता है? समूह है। ऑफ पोइट्री इन हिज क्रेडिट टू बी डेल्ट इन द नेक्स्ट हेडिंग, डेल्ट मीन्स अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। कि जॉन ड्राइडन के नाम एक बहुत बड़ी कविता संग्रह का के नाम से है, उसने बहुत अधिक कविताएं लिखी थी, जो हम अगली स्लाइड में बहुत ही अलग से पढ़ेंगे। एक्सेप्ट ड्राइडन, एक्सेप्ट मीन्स अलावा, ड्राइडन, ड्राइडन के, द अदर नेम ऑफ द वर्थ नोटिस इज, दूसरा नाम जो हमें वास्तव में ध्यान में रखना चाहिए ड्राइडन एज का, वो है सैमुअल बटलर। क्या है? सैमुअल बटलर। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इज हुडिब्रास, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो किताब उसने लिखी थी वो थी हुडिब्रास। क्या थी? हुडिब्रास, जो उसने 1663, 64 और 1678 में उसको पूरा किया था। विच इज ए सैटायर, सैटायर क्या होता है? व्यंग्य। किस पर? ऑन द पुरितनिज्म, पुरितनवाद पर। इस पर ये व्यंग्य है, पुरितनवाद पर एक व्यंग्य लिखा गया है। ये पुरितनवाद के, सैमुअल बटलर है, वो पुरितनवाद का विरोधी व्यक्ति था, उसने उस पर व्यंग्य किया था। ये ऐसे ही द ड्रामा ऑफ दिस एज, कि इस युग के अंदर यानी एज ऑफ ड्राइडन के अंदर ड्रामा की क्या कंडीशन थी, ड्रामा किस प्रकार से लिखा गया था। द ड्रामा ऑफ दिस एज इज रिमार्केबल फॉर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, कि इस युग के अंदर जो ड्रामा लिखा गया था वो रिमार्केबल है। रिमार्केबल मीन्स उल्लेखनीय, क्या होता है? उल्लेखनीय है। फॉर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, दो मुख्य शब्दों के लिए। इस के अंदर दो मुख्य रूप से ड्रामे लिखे गए थे। पहला है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तौर तरीकों की कॉमेडी, ठीक है, जिसको बोलते हैं शालीनता की कॉमेडी। और दूसरा है द हीरोइक प्ले और हीरोइक ट्रेजेडी, की वीरता से पूर्ण नाटक या फिर वीरता से युक्त दुखांतिका। हीरोइक ट्रेजेडी या फिर हीरोइक प्ले है, वो इसकी मुख्य विशेषता है। एज फॉर द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कि जहां तक कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात है, इट इज बेस्ड, ये आधारित थी ऑन द फ्रेंच कॉमेडी, ये भी फ्रेंच कॉमेडी से पर आधारित। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि इस काल के अंदर साहित्य लिखा गया उस पर फ्रांसीसी साहित्य का भी प्रभाव था, फ्रांसीसी समाज के तौर तरीकों को ज्यादा अपनाया गया था, क्योंकि चार्ल्स सेकंड है वो फ्रांस से वो तौर तरीके अपने साथ लेकर के आया था। इट इज नोन फॉर इट्स विट्टी डायलॉग, विट्टी मीन्स क्या होता है? बुद्धिपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण है, बुद्धिमत्ता पूर्ण। डायलॉग्स होता है वार्तालाप, क्या होता है? वार्तालाप, की ये अपने बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप के लिए जानी जाती है। एंड इट्स सैटायर ऑन द अर्बन सोसाइटी, सैटायर होता है व्यंग्य और अर्बन सोसाइटी होता है शहरी जीवन, शहरी समाज की। ये शहरी समाज पर व्यंग्य करता हुआ करने के लिए भी जाना जाता है। शहरी समाज पर व्यंग्य करने के लिए जो ड्राइडन की एज के अंदर ड्रामे लिखे गए, उनका मुख्य रूप से उनको शहरी समाज पर व्यंग्य लिखने के लिए और बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप के लिए जाना जाता है। द चीफ ऑथर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉमेडी आर सर जॉर्ज एथरेज, द चीफ राइटर्स मीन्स मुख्य लेखक ऑफ दिस टाइप कॉमेडी, इस प्रकार की कॉमेडी लिखने वाले, उनमें है सर जॉर्ज एथरेज, विलियम वेचरले, विलियम कॉन्ग्रीव, सर जॉन वनब्रॉग,
एंड जॉर्ज फर्क्यूहर, कि इस प्रकार की कॉमेडी लिखने वालों के अंदर है मुख्य रूप से जो राइटर थे वो थे जॉर्ज अर्थरेज, विलियम वेचरले, विलियम कॉन्ग्रेव, सर जॉन वॉम्बर्ग एंड जॉर्ज फर्क्यूहर थे। सी द प्रीवियस आर्टिकल टाइटल द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, पिछले क्लास के अंदर भी हमने जिक्र किया था कॉमेडी ऑफ मैनर्स की, ठीक है। फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप प्ले, इस प्रकार के नाटकों की पूरी सूचना के लिए सी आवर आर्टिकल हीरोइक प्ले, हीरोइक प्ले के नाम से एक आर्टिकल भी हमने कुछ लिखा था, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दी प्रोज ऑफ दिस एज। प्रोज क्या होता है? गद्य। कि ड्राइडन के एक में गद्य साहित्य है वो किस प्रकार से लिखा गया, उसकी क्या कंडीशंस थी। ड्राइडन, जॉन बेनियान, सर विलियम टेम्पल एंड जॉन लॉक आर द चीफ ऑथर्स ऑफ दिस एज, कि ये इस युग के मुख्य लेखक हैं। कौन कौन? जॉन ड्राइडन, जॉन बेनियान, सर विलियम टेम्पल और जॉन लॉक, ठीक है। जॉन बेनियान पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पार्ट फर्स्ट था वो 1678 के अंदर लिखा गया था, और पार्ट सेकंड था वो 1684 में लिखा गया था। एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, उसकी आत्मकथा थी जिसका नाम था ग्रेस अमाउंडिंग। क्या नाम था? ग्रेस अमाउंडिंग। अर्थ वर्थ नोटिसिंग, नोटिसिंग मींस ध्यान देने योग्य है। कि जॉन बेनियम के अंदर एक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जिसके दो भाग थे, पहला 1678 के अंदर और दूसरा 1684 में पूरा हुआ, और उसने एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था ग्रेस अमाउंडिंग। ग्रेस अमाउंडिंग कथा के किसकी आत्मकथा है? जॉन बेनियन की। वो वास्तव में ही हमें ध्यान में रखने योग्य है। बोथ वर रिटन इन द प्रिजन, हाँ, इन दोनों को ही जेल के अंदर रहते हुए जॉन बेनियन ने लिखा था। ही वाज ए पुरिटन, क्योंकि वह एक पुरितनवादी कवि था। एंड वाज इम्प्रिजन्ड, कैदी बनाया गया था। आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्ची, मोनार्ची क्या होता है? राजशाही, कि राजशाही की स्थापना के बाद उसको कैदी बना लिया गया था, क्योंकि राजशाही और पुरितनवादियों की विरोधी थी। हिज पिलग्रिम्स प्रोग्रेस presents the story of the salvation of a Christian, की उसकी जो पुस्तक है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उसके अंदर एक कहानी है किसकी? एक ईसाई व्यक्ति की दास्ता की। सल्वेशन मींस दास्ता, कि उसको एक ईसाई व्यक्ति को किस प्रकार से दास बनाया गया था, इस प्रकार की कहानी इस पुस्तक के अंदर लिखी गई है। दूसरा, हिज लाइफ एंड डेथ ऑफ बैडमैन द होली वॉर शुड आल्सो बी केप्ट इन माइंड, कि उसकी दो पुस्तकें और भी है जिसमें एक है बैडमैन का जीवन और मृत्यु और दूसरा है द होली वॉर, वो भी हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। किसकी है? जॉन बेनियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर विलियम टेम्पल इज रिमेम्बर्ड एज जोनाथन स्विफ्ट वाज एसोसिएटेड विद हिम, कि सर विलियम टेम्पल को भी याद किया जाता है क्योंकि वो जोनाथन स्विफ्ट के साथ जुड़े हुए थे, उनसे संबंध रखते थे, उनके साथ एसोसिएटेड थे। जॉन लॉक इज रिमार्केबल फॉर हिज एन एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कि जॉन लॉक ने भी एक एसे लिखा था जिसका नाम था एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एसे ऑन ए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। इसके लिए जॉन लॉक को याद किया जाता है, उसके योगदान को याद रखा जाता है। जॉन एल्विन एंड सैमुअल पेप्स आर पॉपुलर फॉर देयर डायरीज, डायरीज लेखन के लिए जॉन एल्विन और सैमुअल पेप्स, ये दोनों है वो डायरी लेखन के लिए पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखिए द लाइफ एंड कैरियर ऑफ जॉन ड्राइडन, कि जॉन ड्राइडन का जीवन और उनका व्यावसायिक जीवन किस प्रकार से वो आगे बढ़ते गए, ये हम उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। किसका? जॉन ड्राइडन का। जॉन ड्राइडन वाज बोर्न एट एल्डे विंकल एल्थोर्मेंटोशायर
एल्नोर्थ मटन सायर इन 1631 या 1631 कि जॉन ड्राइडन का जन्म है वो 1631 के अंदर एल्डे विंकल अलोर्थम्पटन शायर में हुआ था। was educated at वेस्टमिनिस्टर एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और उनका अध्ययन है वो वेस्टमिनिस्टर और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर उन्होंने अपना अध्ययन का कार्य पूरा किया था। एंड सेटल्ड इन लंदन इन 1657 और 1657 में वो लंदन में आकर के बस गए थे, वहां पर सेटल हो गए थे। इन 1760 ही वाज मेड द पोइट लॉरिएट 1670 में उसको पोइट लॉरिएट भी बनाया गया था। पोइट लॉरिएट क्या होता है दोस्तों, कह सकते हैं राजकवि या कवि पुरस्कार से उसको सम्मानित किया है। कवियों में सबसे बड़ी कवि की उपाधि होती है पोइट लॉरिएट, वो उसे 1670 में मिली थी, उसे 1670 में पोइट लॉरिएट बना दिया गया था। आफ्टर द सक्सेशन ऑफ द रोमन कैथोलिक किंग जेम्स सेकंड in 1685 he became a Roman Catholic for which he is always criticized। 1685 के अंदर चार्ल्स सेकंड की मृत्यु हो गई थी, तो उसका भाई जेम्स सेकंड है जो कैथोलिक रोमन कैथोलिक व्यक्ति था, जनता में एलोप्रिय था, वो राजा बना। तो जॉन ड्राइडन ने भी पासा पलट लिया और उसने भी अपने आप को रोमन कैथोलिक में चेंज कर लिया, जिसके लिए उसकी हमेशा क्रिटिसाइज को किया जाता है, आलोचना की जाती है। क्या की जाती है? आलोचना की जाती है कि उसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया था, धर्म परिवर्तन कर लिया था और रोमन कैथोलिक बन गया था। नेक्स्ट देखिए, he had to lose his post of poet laureate due to it in 1688। और इसी के कारण जब वो रोमन कैथोलिक बना तो 1688 में जब जेम्स सेकंड इंग्लैंड से भाग गया था, तो उसके बाद उसका जो पद था पोइट लॉरिएट का वो उसे गंवाना पड़ा था, उसे पोइट लॉरिएट के पद से हटा भी दिया गया था। ही डाइड इन 1700 कि 1700 में उसकी मृत्यु हो गई थी। जॉनसन वाज फुल प्रेज ऑफ ड्राइडन। ये जॉनसन है वो ड्राइडन की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। एंड सेज दैट और वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, ही फाउंड इंग्लिश ऑफ ब्रिक एंड लेफ्ट इट ऑफ मार्बल कि जब उसने अंग्रेजी साहित्य को देखा उस समय वो ईंट से बना हुआ था, ईंट से बने हुए अंग्रेजी को उसने अपने हाथ में लिया था, और जब उसने इसको छोड़ा तो संगमरमर का बना दिया था। किसका? संगमरमर का। संगमरमर कि जॉन ड्राइडर के हाथ में जब इंग्लिश आई तो वो ईंट की बनी हुई थी। ब्रिक्स क्या होता है? ईंट। और उसने उस पर इतना काम किया कि अंग्रेजी साहित्य को संगमरमर का बना दिया, ऐसा कथन है जॉनसन का। He also gives him the title of father of English criticism। जॉनसन है वो जॉन ड्राइडन को एक उपाधि देते हैं, टाइटल क्या होता है? उपाधि देते हैं कि उसे अंग्रेजी आलोचना का पिता कहा जाता है, यानी अंग्रेजी के अंदर जितनी भी आलोचना की है वो जॉन ड्राइडन ने की, इसलिए आलोचना का पिता किसे कहते हैं? जॉन ड्राइडन को। किसने कहा है? जॉनसन ने। ही इज आल्सो टर्म्ड एज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द लिटिल एज कि उसके लिए सबसे छोटी उम्र का महान व्यक्ति शब्द भी प्रयोग में लिया जाता है कि सबसे छोटी उम्र में वह इतना महान व्यक्ति बना था, इसलिए उसके लिए ऐसे शब्द को भी काम में लिया जाता है। ड्राइडन वॉज इंस्पायर्ड बाय काउली। इंस्पायर्ड क्या होता है? प्रेरित। कि ड्राइडन है वो काउली से प्रेरित थे। एंड कॉल्स हिम द डार्लिंग ऑफ माय यूथ और वो काउली को द डार्लिंग ऑफ माय यूथ के नाम से पुकारते थे। डार्लिंग ऑफ माय यूथ, मेरे युवा का जीवन का सबसे प्रिय। किसके लिए कहा है? काउली के लिए। किसने कहा है? ड्राइडन ने कहा है। ड्राइडन किससे प्रेरित थे? अब्राहम काउली से प्रेरित थे। तो ये सैमुअल जॉन ड्राइडन का जीवन परिचय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिज वर्क्स, उसके कार्य, उसने कौन कौन से कार्य किए? ठीक है, हिज पोएटिक वर्स, उसके पद्य।
पद्य कार्य, ठीक है, पोएटिक वर्स, कविता लेखन। हीरोइक स्टेंजा ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रोमवेल, उसने लिखा था ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रोमवेल पर हीरोइक स्टेंजा लिखा था 1659। किसने लिखा था? जॉन ड्राइडन ने, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रिया रुडेक्स, एस्ट्रिया रुडेक्स इन सेलिब्रेशन ऑफ द हैप्पी रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड, कि चार्ल्स सेकंड जब पुनः राजगद्दी पर बैठे थे तो उस खुशी के उपलक्ष्य में, सेलिब्रेशन उपलक्ष्य में, समारोह के उपलक्ष्य में एस्ट्रिया रुडेक्स उसने लिखा था। किसने? जॉन ड्राइडन ने। एनएस मिराबिलिस, एनएस मिराबिलिस 1666 टू ग्रेट इवेंट्स ऑफ द ईयर, ये इस साल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनका वर्णन करता है। पहला है द वॉर विद हॉलैंड, हॉलैंड के साथ इंग्लैंड की लड़ाई का, एंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन इज रिफ्लेक्टेड, और इसमें लंदन की महान आग जो 1666 के अंदर लगी थी उसका वर्णन है। किसमें? एनएस मिराबिलिस में, ठीक है। दो कौन सी घटनाएं हैं? द वॉर विद इंग्लैंड और द फायर ऑफ ग्रेट लंदन, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सलोम एंड अर्चिटोफे, अर्चिटोफे 1681 में। इट इज द मोस्ट फेमस अमोंग द वर्क्स ऑफ ड्राइडन, कि जॉन ड्राइडन ने जितने भी रचनाएं की उसमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध रचना है एब्सलोम एंड अर्चिटोफे। It is the political satire based on the Popish plot of England. It is the best. It is the political satire. ये एक राजनीतिक व्यंग्य है। Based on मीन्स आधारित है। Popish plot of England. इंग्लैंड की जो पोप की जो कथानक था उसके ऊपर ये आधारित है। नेक्स्ट है रिलीजियोलेसी, रिलीजियोलेसी 1682 में लिखा था। द वर्क इज इन द डिफेंस ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, इसके अंदर इंग्लैंड के अंदर चर्च की रक्षा में, चर्च के बचाव का कार्य इस पुस्तक में उन्होंने किया है। नेक्स्ट है द हिंद एंड द पैंथर, द हिंद एंड द पैंथर। इट इज एन एलोबरेटेड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ रोमन कैथोलिज्म। इट इज एन एलोबरेटेड होता है विस्तृत, आर्गुमेंट में से तर्क, इन फेवर ऑफ रोमन कैथोलिज्म, कि रोमन का जो कैथोलिक धर्म था उसके पक्ष के अंदर विस्तृत तर्क है वो इसके अंदर जॉन ड्राइडन ने दिए हैं। इट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कन्वर्जन टू द रोमन कैथोलिज्म। इट इज एन एक्सप्लेनेशन में से व्याख्या है, क्या है? व्याख्या है इसमें, किसकी? कन्वर्जन में से बदलने की। जब उसने धर्म परिवर्तन किया था, अपना धर्म बदला था रोमन कैथोलिज्म के अंदर, उसमें अपने धर्म बदलने के कारणों की विस्तृत व्याख्या है वो द हिंद एंड द पैंथर में उसने की है। नेक्स्ट है फेबल्स, दंत कथाएं। फेबल्स क्या होती है? दंत कथाएं। हियर ड्राइडन रिप्रेजेंट्स फाइन टेल्स बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ होमर, ओविड, चौसर एंड बोकाशियो, कि इसके अंदर जो दंत कथाएं है उसमें होमर है, वो होमर जो ड्राइडन है वो होमर की, ओविड की, चौसर की और बोकाशियो की सुंदर सुंदर कहानियां हैं। उनकी जो कथा वस्तु पर सुंदर सुंदर आधारित कहानियां वो हमें बताता है फेबल्स के अंदर। कौन? जॉन ड्राइडन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द मेडल। इट इज ए सैटायर अगेंस्ट शाफ्टबरीज, कि एक शाफ्टबरीज के खिलाफ एक व्यंग्य है। मैकफ्लोएंक, ये एक और रचना है। इट इज ए सैटायर अगेंस्ट हिज फॉर्मर फ्रेंड सैडवेल, कि ये अपने पूर्व मित्र सैडवेल के खिलाफ उसने व्यंग्य लिखा है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त दीज राइट टू ओड्स ऑफ इमेंस पॉपुलरिटी, इसके अलावा जॉन ड्राइडन ने दो बहुत ही प्रिय लोकप्रिय ओड भी लिखे थे जो अत्यधिक लोकप्रिय हुए थे। मीन्स में से अत्यधिक, अत्यधिक और पॉपुलरिटी लोकप्रियता, जिन्होंने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की थी। एक तो था टू द मेमोरी ऑफ मिस्टर किलिग्रू, टू द मेमोरी ऑफ मिस्टर किलिग्रू, और दूसरा था टू द मेमोरी ऑफ अलेक्जेंडर फिस्ट। द अलेक्जेंडर फिस्ट जॉन ड्राइडन की है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण ओड है। ठीक है, उसने 2 ओड लिखे थे जो बहुत अधिक लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हिज प्लेज, उसके नाटक जिसमें उसने हीरोइक प्लेज ज्यादा लिखे थे, हीरोइक ट्रेजेडी या हीरोइक प्लेज। पहला है द वाइल्ड गैलेंट, हिज फर्स्ट प्ले 1663। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन ड्राइडन का फर्स्ट प्ले कौन सा था, तो वो था वाइल्ड गैलेंट। द इंडियन एम्परर, ऑल फॉर लव 1678। Its plot is based on the famous play of Shakespeare, Antony and Cleopatra। कि इस ऑल फॉर लव जो उन्होंने ड्रामा लिखा था, प्ले लिखा था, उसके जो कथा वस्तु है वो शेक्सपियर के का जो प्ले है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा उससे आधारित है, उस पर आधारित है। ओपन टर्म्ड एज, जिसे प्राय कहा जाता है सी ट्रेजेडीज, स्त्रीलिंग की दुखांतिका, ड्यू टू द सेंट्रल फिगर ऑफ ए फीमेल, क्योंकि इस नाटक के अंदर फीमेल जो करेक्टर है उनका प्रयोग ज्यादा हुआ है, इसमें मेल करेक्टर कम है। नेक्स्ट है टायरेनिक लव 1669, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा और औरंगजेब, ये उसके कुछ प्रसिद्ध प्ले हैं जो उसने लिखे थे। नेक्स्ट देखिए, हिज प्रोज वर्क्स, प्रोज में से गद्य के कार्य, कि उसने गद्य क्षेत्र में कौन कौन से काम लिखे थे। जॉन राइटर वो बहुत बड़ा कवि था, उसने गद्य में, पद्य में, ड्रामा में, सब कुछ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, एसे ऑफ ए ड्रामेटिक पोइजी किसकी है, जॉन ड्राइडन की है। कब लिखा था, 1667 के अंदर, प्रोज वर्क में। ठीक है, हियर ही एनालिसिस, एनालिसिस में विश्लेषण करता है, क्या होता है, विश्लेषण करता है किसका, 3 टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के 3 प्रकारों का, कि ड्रामा के जो 3 प्रकार है उनका विश्लेषण करते हुए उसने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी लिखा था 1667 में। तो 3 प्रकार थे, वो कौन कौन से थे। पहला है क्लासिकल ड्रामा ऑफ द ग्रीक एंड द रोमन्स, कि रोमन और ग्रीक काल के अंदर जो शास्त्रीय ड्रामा लिखे गए थे उनका विश्लेषण उसने किया है। दूसरा है द नियो क्लासिकल ड्रामा ऑफ द फ्रेंच, और दूसरा था फ्रांस के जो नियो क्लासिकल ड्रामा था जो ड्राइडन के युग में लिखा ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, उसका भी उसने विश्लेषण किया है अपनी पुस्तक एसे ऑफ ए ड्रामेटिक पोएजी में। ठीक है, और तीसरा था द रोमांटिक ड्रामा ऑफ द इंग्लिश, और अंग्रेजी के रोमांचकारी ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा है, उसका वर्णन भी इसमें किया। तो ये 3 प्रकार के ड्रामे थे जिसका विश्लेषण उसने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में 1667 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है दोस्तों, अपनी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने पूरी क्लास के अंदर एज ऑफ ड्राइडन जो 1660 से लेकर के 1700 तक चली थी उसका अध्ययन किया था। इसमें ड्राइडन के मुख्य कार्य, इस एज के अंदर मुख्य जो घटनाएं थी उनका डिटेल में अध्ययन किया। इसको रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से या फिर न्यू क्लासिकलिज्म भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।